एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आ रही है और फ्लीट सपोर्ट वेसल की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि कुछ अक्टूबर या सितंबर में एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया गया था जिसमें टर्की की कंपनी को चुना गया था और यह फ्लीट सपोर्ट वेसल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लगभग $2.3 बिलियन का पूरा प्रोजेक्ट था। पहले यह माना जा रहा था कि टर्की की कंपनी को यह प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला है, हालांकि वो टेंडर में L1 आए थे और सारी काबिलियत उनके पास थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टर्किश कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को एक फ्लीट सपोर्ट वेसल डिजाइन करना था। इसमें जो डिजाइन पार्ट था वो टर्की की कंपनी के द्वारा करना था और तब उसके बाद जाके हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अपना काम करती। तो अक्टूबर 2019 के बाद ऐसे सिनारियो बने जिसमें कि हर बार टर्की भारत की बुराई करता हुआ नजर आया और कश्मीर पर हो चाहे CAA हो, हर चीज में वो भारत के विरोध में ही रहा और पाकिस्तान के हमेशा साथ में ही रहा। पार्लियामेंट में जब ये प्रश्न पूछा गया कि उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, उस टेंडर का क्या हुआ, तब ये पता चला कि ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और पिछले महीने ही ये साइन किया गया, जिससे कि कई रक्षा जानकार भारत के इस पक्ष के खिलाफ नजर आ रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि गलत हुआ है। सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके अंतर्गत सरकार ने इतने दिनों से इस प्रोजेक्ट को रोका हुआ था, और वो भी इस कारण से रोका हुआ था कि पाकिस्तान के साथ टर्की मिलकर हमारे विरोध में बोल रहा है। और कई बार हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये पत्र भी लिखे थे कि क्या किया जाए इस टेंडर का, इसको आगे किस तरह बढ़ाना है। फिर एट लास्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कंसल्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसकी अनुमति दे दी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए। इसके पीछे जो कारण है वो ये कहे जा रहे हैं कि यदि इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता तो भारत को भी कुछ इसी प्रकार से टर्की का रिप्लाई भी आता और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, इस टेंडरिंग के मुताबिक कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी भारत को हो सकती थी। हो सकता है इस प्रकार का कुछ मुआवजा देना पड़े इस कंपनी को, ऐसा भी कुछ प्रावधान हो सकता है। इस कारण से फिर अंत में इस जो डील को साइन कर लिया गया है। मेरी तरह बहुत से लोग इस डील से खुश नहीं हैं। यह माना जाता है कि टर्की पाकिस्तान के बहुत ज्यादा क्लोज है और भारत में इस प्रकार की यदि फ्लीट सपोर्ट वेसल टर्की की कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा तो इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफर होने की पूरी संभावना लगती है। इसके अलावा वहां पर हमारा सबमरीन बनाने वाला जो शिपयार्ड है वो भी है, नेवल बेस है। इन सारी चीजों की जानकारी टर्किश कंपनी के लोगों को हो सकती है क्योंकि उनके कुछ आदमी भारत आएंगे इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। इन सारे कंसर्न को देखते हुए ही इस प्रोजेक्ट को अभी तक लटका कर रखा गया था और टर्की से यह डील साइन नहीं की गई थी। पर वही कुछ जानकारों का यह मानना है कि यह विश्व कूटनीति है। इसमें इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि देखने में तो सही नहीं लगते हैं, पर उसके अंदर कई परतें इसकी छिपी होती हैं और इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि टर्की की यह कंपनी पाकिस्तानी नेवी के लिए कई फ्लीट सपोर्ट वेसल डिजाइन कर रही है। इसके अलावा फ्रिगेट भी इसी कंपनी के द्वारा उनको ट्रांसफर किए गए हैं। तो आपको इस डील के बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं बात करें टैंकर एयरक्राफ्ट की तो आपको पता है कि भारत में कुछ 6 IL-78 जो कि रशियन कंपनी के एयरक्राफ्ट हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है टैंकर एयरक्राफ्ट की तरह। टैंकर एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो कि हवा में रिफ्यूलिंग कर सकते हैं हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट के। और कई समय से इन टैंकर एयरक्राफ्ट, नए टैंकर एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ विगत 15 सालों से इस प्रयास में 2 बार सफलता भी हासिल हुई थी, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण इस प्रकार की डील साइन नहीं हो पाती थी या कुछ और ऐसे कारण रहते थे कि डील साइन नहीं हो पाती थी। 15 सालों का समय गुजर गया पर हम इस प्रकार के टैंकर एयरक्राफ्ट नहीं ले पा रहे थे। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 में एक लीज के प्रावधान को डाला गया था जिसमें कि कॉम्बैट रोल में, जो डायरेक्ट कॉम्बैट रोल में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट है उनको छोड़कर अन्य इक्विपमेंट लीज पर लिए जा सकते हैं। तो इसी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का इस्तेमाल इन टैंकर एयरक्राफ्टों को लीज पर लेने के लिए अब किया जाने वाला है। ये टैंकर एयरक्राफ्ट 2 प्रकार से लीज पर लिए जा सकते हैं, एक वेट लीज होगी या दूसरी ड्राई लीज होगी। वेट लीज में जो लीजर होगा, जो हमें लीज पर टैंकर एयरक्राफ्ट दे रहा होगा, जो देश हमें दे रहा होगा, वो इसके क्रू और मेंटेनेंस दोनों के लिए ही जिम्मेदार होगा। अगर ड्राई लेते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार हम होंगे और उस पर खर्चा हमें करना पड़ेगा।
इससे दो तरह के फायदे सामने देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात, जो किसी प्रोक्योरमेंट में कई प्रकार के ट्रायल होते हैं उसमें एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, इसके अलावा इसमें समय भी ज्यादा जाता है और कई कॉम्पिटिटर को बुलाना पड़ता है, उन सारी चीजों से मुक्ति इसमें मिल जाती है। इसके अलावा उसकी जो फ्लीट है उसकी मेंटेनेंस और उसकी सर्विसिबिलिटी को भी बनाए रखना होता है। जिस प्रकार से कैग की एक रिपोर्ट निकल कर आई थी उसमें यह कहा गया था भारत में इस्तेमाल होने वाले IL-78 की जो फ्लीट है वो लगभग 70% सर्विसेबल होनी चाहिए, पर जब इसका ऑडिट किया गया तो 2010 से लेकर 2016 के बीच में कुल 49% ही इसकी सर्विसिबिलिटी रही, यानी कि इस 6 एयरक्राफ्ट के फ्लीट में कुछ 3 ही एयरक्राफ्ट एक समय में तैयार रहते थे, जो कि बहुत बुरी मानी जा सकती है। इस कारण से भारतीय एयरफोर्स के पास ज्यादा पूंजी ना लगाते हुए ऐसे एयरक्राफ्ट भारतीय एयरफोर्स को प्राप्त हो सकते हैं जो कि उनको बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसीलिए इस प्रकार के लीज प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की बाबर क्रूज मिसाइल की। आपको पता है कि बाबर 1 का इस्तेमाल ऑलरेडी पाकिस्तान कर रहा है और कहा जाता है कि इसका 700 किलोमीटर की मारक क्षमता है। बाबर 2 वो डेवलप कर रहे हैं और इसका दूसरा ट्रायल 19 मार्च 2020 को किया गया, जो कि विफल रहा है। बाबर 2 750 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखने वाली क्रूज मिसाइल है और आप जानते हैं कि बाबर को जो बाबर 1 है वह पाकिस्तान ने चाइना से प्राप्त किया हुआ है, इसकी टेक्नोलॉजी प्राप्त की हुई है। क्योंकि दोनों ही देश MTCR के सदस्य नहीं हैं, इसलिए चाइना इस प्रकार के मिसाइल पाकिस्तान को नहीं बेच सकता है जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। इसलिए पाकिस्तान को छुपे तौर पे इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई और पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिजिनस तौर पे इस क्रूज मिसाइल को डेवलप किया गया है। पाकिस्तान ये चाहता है कि जो हमारी निर्भय मिसाइल डेवलप हो रही है, जो लगभग 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखने वाली सबसोनिक मिसाइल है, उसके समकक्ष वो एक मिसाइल बनाए जिसको बाबर 2 या आगे चल के दूसरे नाम से भी गिना जा सकता है। अभी फिलहाल में बाबर 2 का जो मारक क्षमता है वो 750 किलोमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी बराबरी करने के लिए वो डेवलप कर रहे थे। इससे पहले इसी क्रूज मिसाइल का 10 अप्रैल 2018 में भी ट्रायल किया गया था और वो भी विफल रहा था। इस ट्रायल में यह जो मिसाइल है वो 2 मिनट तक हवा में बनी रही और उसके बाद क्रैश हो गई, जिसमें इसने लगभग 14 किलोमीटर का सफर तय किया। तो पूरी तरह से उनका बाबर 2 फेल हो चुका है। एक्चुअल में इस ट्रायल से पहले यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट या पाकिस्तानी लोग चाइना का दौरा किए और उसके बाद ये ट्रायल किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज लोगों को वो इनवाइट कर रहे होंगे, उनके सामने ये ट्रायल करना चाहते होंगे। कोरोना वायरस की वजह से चाइनीज लोग ट्रैवल नहीं किए, पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान ने यह सोचा होगा कि खुद से वो इसका ट्रायल कर लें और यह ट्रायल विफल हो गया, जहां तक मुझे समझ में आता है। पर कुल मिला के जो इसका जिस्ट है इस न्यूज का वो यह है कि अभी तक वो बाबर 2 मिसाइल डेवलप नहीं कर पाए हैं, जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक की कही जा रही है। वही बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी को रशिया से एक ऑफर आया हुआ है। यह ऑफर एक मीटिंग के तहत भारत के सामने आने वाला था, इंडियन नेवी के सामने आने वाला था, पर वह मीटिंग कैंसिल हो गई कोरोना वायरस की वजह से, जो कि इसी महीने होने वाली थी। इस जो मीटिंग में जो प्रोडक्ट सामने आने वाला है वो किलो क्लास के 3 सबमरीन और ज्यादा सामने आने वाले हैं, जो कि 3 के साथ 3 फ्री के एक ऑफर में आ रहे हैं। रशिया ने भारत के सामने एक ऑफर रखा है कि भारत में जो इस्तेमाल होने वाली किलो क्लास की सबमरीन है, जो कि एक्चुअल में रशिया से ही आई हुई है, उसको मिड लाइफ रिफिट में जाना है और यह दूसरा मिड लाइफ रिफिट होने वाला है। क्योंकि जब रशिया ने भारत को यह किलो क्लास की सबमरीन ट्रांसफर की थी तो एक रिफिट के बाद ही की थी और यह दूसरा रिफिट है, जिससे कि इसकी लाइफ थोड़ी सी और बढ़ जाने वाली है। तो 3 इस प्रकार के सबमरीन का भारत रिफिट करवाना चाहता है, लाइफ बढ़वाना चाहता है। वो हो सकता है कि रशिया के शिपयार्ड में हो या भारत के शिपयार्ड में हो, और ऐसा पहले हो भी चुका है। तो रशिया ने ये ऑफर दिया है कि $1.8 बिलियन में यह रिफिट होगा, इन तीनों सबमरीन्स का रिफिट होगा और उसके बाद 3 अलग से हमें सबमरीन का हल प्राप्त होगा, जो कि किलो क्लास की सबमरीन होंगी। आप जानते हैं कि भारत में किलो क्लास की सबमरीन लगभग 10 की संख्या में इस्तेमाल की जाती थी। एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, एक हमने म्यांमार को सौंप दी है, तो 8 किलो क्लास की सबमरीन इस्तेमाल की जाती है। और यह जो 3 किलो क्लास की सबमरीन है, जिसको रशिया कह रहा है कि अब वो उसका हल बेच सकता है भारत को 3 के साथ 3 ऑफर में, तो वह भी उसी समय की सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है। वो
1985 के दौर की सबमरीन हैं। तो यदि भारत इस ऑफर को कबूल कर लेता है तो 3 साल के बाद हर साल एक एक करके ये जो 3 रिफिट में गई होंगी और 3 जिनका हल भारत को प्राप्त हो रहा है वो एक एक करके एक साल में सबमरीन भारत को प्राप्त होती रहेंगी और भारत की जो घटती हुई सबमरीन की फ्लीट है उसको कायम रखने का प्रयास इसके थ्रू किया जाएगा। पर मेरा यह मानना है कि 3 इस प्रकार की रशियन सबमरीन लेने से अच्छा है कि हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ही ले लें और उसको 3 की संख्या में और ज्यादा बढ़ा दें, क्योंकि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भारत में ही बन रही है और इसका एक फ्लो बना हुआ है कि अब 3 साल में ये पूरी की पूरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमें डिलीवर हो जाएंगी। तो 3 साल का 4 साल का और समय लगेगा, नई सबमरीन भी हमें प्राप्त होने लगेंगी। प्रोजेक्ट 75I के तहत जो सबमरीन आनी है उनका अभी कोई अता पता नहीं दिख रहा है कि कौन सी सबमरीन आ पाएगी और ये माना जा रहा है कि 2028 से 30 से पहले प्रोजेक्ट 75I के तहत जो सबमरीन आने वाली है कन्वेंशनल सबमरीन वो नहीं आ पाएगी। तो उससे पहले हमें किसी ना किसी सबमरीन को तो जरूर चुनना होगा, चाहे वो ये रशियन सबमरीन हो या आगे चल के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हो। तो आपका क्या कहना है, कौन सा सबमरीन भारत को लेना चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।